स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में। आज पढ़ेंगे लेक्चर 8 स्टैटिस्टिक्स का। इससे पहले मैं 7 लेक्चर डाल चुका हूं, आप उन्हें देखिए, आसानी से आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में आएगी। जो अपना जो ये चैनल है वो है यूजीसी नेट, एमकॉम, बीकॉम और कॉमर्स रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे ये रिलेट करता है ये पूरा चैनल। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज का लेक्चर है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में तुलना। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में तुलना कैसे करेंगे वो सब कुछ मैं बताऊंगा इस लेक्चर में। अगर आपने इससे पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं मोड का, मीडियन का, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का, तो ये लेक्चर आपको कम ही समझ में आएगा। तो इससे पहले आप वो लेक्चर्स देख लीजिए ताकि आपको इनका कंपैरिजन आसानी से समझ में आए। कंपैरिजन पढ़ने पर आपको ये पता लग जाता है कि ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। डिफरेंट होने के साथ साथ आपका जो नॉलेज है वो एनहांस्ड हो जाता है इनको लेके। तो अब देखते हैं बेस। ठीक है, मॉड मीडियन। मॉड और मीडियन दोनों क्या है, पोजिशनल एवरेज है। मॉड भी आपका पोजिशनल एवरेज है और मीडियन भी क्या है, आपका पोजिशनल एवरेज है। और आपके ये तीनों क्या है, मैथमेटिकल एवरेज है। एम, जीएम और एचएम तीनों क्या है, आपके मैथमेटिकल एवरेज है। इनके मीनिंग की बात करें तो मोड की क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ही क्या हुआ करता था, आपका मोड हुआ करता था। मीडियन आपका मिड वैल्यू बताया करता था। ये तीनों एवरेज को बताया करते थे। आपका ए एम, जी एम और एच एम क्या बताया करते थे, तीनों एवरेज को बताया करते थे। रिगडली डिफाइंड यानी कठोर रूप से परिभाषित। आपका मोड बिल्कुल भी कठोर रूप से परिभाषित नहीं है, ये चारों कठोर रूप से परिभाषित है। यानी मीडियन, एर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये क्या है, रिगडली डिफाइंड है। अब आगे बात करते हैं इनके कंपैरिजन की। इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड की बात करें तो आपका मॉड और मीडियन दोनों क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आसानी से समझ में आने वाला है। इसी के साथ अर्थमेटिक मीन भी आपको आसानी से समझ में आ जाता था। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा हाई नहीं थी इन तीनों की। इसी के साथ आपका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये दोनों थोड़ा डिफिकल्ट हुआ करती थी इनकी कैलकुलेशन, तो ये समझने में थोड़े आसान कम है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब सभी अवकलनों पर आधारित ये दोनों नहीं थे। ठीक है, मॉड और मीडियन सभी अवकलनों पर आधारित नहीं है, यानी ये सारी वैल्यूज को नहीं लिया करती थी। सीरीज के जितने भी ऑब्जर्वेशन हुआ करते थे इन सभी को लेके नहीं चलती थी ये, और सारे ऑब्जर्वेशन को लेके चलते थे ये एवरेजेस। आपका ए एम हो, जी एम हो और एच एम हो, ये तीनों क्या लेके चलते थे, सारे ऑब्जर्वेशन को साथ में लेके चलते थे। ठीक है, और उससे कैलकुलेट इसको किया करते थे अपन। अब बात करते हैं आगे। अब आता है सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है, अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। अब ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या होता है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब होता है सैंपल को इंक्रीज करना, यानी सैंपल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है उनको बढ़ा दे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देते हैं तो उससे अफेक्ट कौन कौन हो सकता है, आपका मोड अफेक्ट हो सकता है और मीडियन अफेक्टेड हो सकता है। मोड और मीडियन क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं अगर आप सैम्पलिंग में क्या किया जाता है, फ्लक्चुएशन किया जाता है तो। और लिस्ट है ये दोनों लिस्ट होते हैं, यानी आपका ए एम और जी एम क्या हुआ करते थे, कम प्रभावित होते हैं। और सबसे कम जो प्रभावित होता है वो होता है एच एम। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा कीजिए आप तो सबसे कम प्रभावित होने वाला कौन सा है, वो है हार्मोनिक मीन। आगे देखिए, आगे चलते हैं अपन। अब आता है 7th नंबर का पॉइंट। 7th नंबर में क्या बोलता है, अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, चरम मूल्यों से प्रभावित। अब एक्सट्रीम वैल्यूज का मीनिंग तो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, अब देख लीजिए इसमें। एक्सट्रीम वैल्यूज से जो अफेक्ट होते हैं ये मीन और मॉड दोनों कम हुआ करते हैं, यानी मॉड और मीडियन दोनों सबसे कम हुआ करते हैं। ठीक है, और एक्सट्रीम वैल्यूज से जो प्रभावित होते हैं वो होता है आपका ए एम प्रभावित होता है ज़्यादा सबसे। ये तीनों क्या होते हैं, मोर होते हैं, मतलब अधिक प्रभावित कौन होते हैं, मीन यानी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज से। और मॉड और मीडियन एक्सट्रीम वैल्यूज से क्या नहीं होते, प्रभावित कम होते हैं। अब देखिए आगे, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट। इजी टू कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करने में सरल। मॉड और मीडियन और मीन ये तीनों ही क्या है, इजी है, कैलकुलेट करना है इनको आसान है, आसानी से ये कैलकुलेट हो जाता था। ए एम भी अपना आसानी से निकल जाता था। मोड में 3 ही वैल्यू को लेना पड़ता था, F1, F0 और F2 को। मीडियन में आपको मिड वैल्यू से आप पता लग जाता था, देखते आप निकाल सकते थे इनको। तो ये क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब इजी टू कैलकुलेट है, आसानी से आप इनका गणना कर सकते थे। लेकिन GM और HM में क्या हुआ करता था,
कैलकुलेशन थोड़ी हाई हो जाया करती थी, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट थोड़ा क्या हो जाता था, ज़्यादा हो जाया करता था। तो एएम और जीएम के वो जीएम और हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या नहीं है, कैलकुलेट करने में आसान नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन, कैपेबल फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में मॉड और मीडियन दोनों ही कम काम करते हैं, ये दोनों काम नहीं करते, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इनमें है ही नहीं। ठीक है, और जो एवरेज है तीनों अपने एएम हो, जीएम हो और हार्मोनिक मीन हो, ये तीनों मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता है इन तीनों में। ठीक है, मीन मॉड और मीडियन में क्या नहीं होता, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, और एएम जीएम और एचएम में क्या होता है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता है। अब अरेंजमेंट की बात करें, इनकी क्रम में व्यवस्थित की बात करते हैं अपन। अरेंजमेंट आपको मॉड में कोई ज़रूरत नहीं है अरेंजमेंट करने की, लेकिन मीडियन में आपको अरेंजमेंट करना पड़ता था, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना पड़ता था, मीडियन में अरेंजमेंट करना पड़ता था, बाकी तीनों में अरेंजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आपका मॉड, एएम, जीएम और एचएम में अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, केवल किस में ज़रूरत है अरेंजमेंट की ज़रूरत है केवल मीडियन में। ठीक है, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना पड़ता था, उसके बाद सीएफ बनती थी अपनी। अब देखिए रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा किसकी है, विश्वसनीय सबसे ज़्यादा है आपकी जीएम की सबसे ज़्यादा है। यानी आपका मॉड और मीडियन की कम विश्वसनीय है ये, यानी रिलायबिलिटी इनकी कम है, और एएम हो, आपका जीएम हो और एचएम हो, इन तीनों की क्या है, रिलायबिलिटी ज़्यादा है। विश्वसनीय है ये क्योंकि इनमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं अपन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने करना बता दिया था आपको मोड में, हिस्टोग्राम मेथड से आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो। ऐसे ही आप मीडियन में ओजाई जो मेथड होता है, ओजाई, उससे आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। मीन और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या नहीं होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। 13 पॉइंट है अपना ओपन एंड क्लासिफिकेशन। अपना मीडियन मोड में आपका ओपन एंड क्लासिफिकेशन हो सकता है, मे बी यूज्ड होता है इसमें। बेस्ट यूज होता है ओपन एंड क्लासिफिकेशन का किसमें होता है, मीडियन में सबसे बेस्ट यूज होता है। इन तीनों में आपका क्या नहीं होता है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन नहीं होता है। एएम, जीएम और एचएम में क्या नहीं होता है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन नहीं होता है। अब इनके उपयोग देखिए कहाँ कहाँ होते हैं। यूजेज की बात करता हूँ तो ये पॉपुलर नहीं है इतना, आपका मोड इतना पॉपुलर नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है इतना इसका केस, और ये भी आपका पॉपुलर नहीं है। ठीक है, मॉड और मीडियन भी क्या नहीं है, दोनों पॉपुलर नहीं है। लेकिन आपका सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है अर्थमेटिक मीन आपका मोस्ट पॉपुलर है। इसके साथ ग्रोथ रेट में आपका ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है, और स्पीड एवरेज वगैरह निकालने के लिए कौन सा यूज हो जाता है, आपका हार्मोनिक मीन यूज हो जाता है। मैंने इनका कंपैरिजन आपको बता दिया है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा इनका कंपैरिजन। अब इनके आगे अपन बात करते हैं अपने कॉमर्शियल एवरेजेस को लेके। कॉमर्शियल एवरेज को अपन लेके बात करेंगे। कॉमर्शियल एवरेज क्या होते हैं, आ जाओ। कॉमर्शियल एवरेज होते हैं 3। कॉमर्शियल एवरेज कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहला होता है आपका मूविंग एवरेज, दूसरा होता है प्रोग्रेसिव एवरेज, और तीसरा होता है कंपोजिट एवरेज। मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज, यानी चल माध्य, प्रगामी माध्य और संग्रहित माध्य, इनको बोलते हैं व्यापारिक माध्य। क्या बोलते हैं इन तीनों को, व्यापारिक माध्य या कॉमर्शियल या बिजनेस एवरेज कहा जाता है। ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। मूविंग एवरेज क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं अपन मूविंग एवरेज की, यानी चल माध्य। ये समांतर माध्य का एक विशेष रूप होता है। अंतर यही है कि समांतर माध्य संपूर्ण समूह या श्रेणी का एक ही होता है। ठीक है, समांतर माध्य क्या होता है, अपन जो पूरी सीरीज होती है, जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उनका अपन एक ही निकालते हैं अर्थमेटिक मीन। जबकि चल माध्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग काल श्रेणियों में या टाइम सीरीज में निकलते हैं ये। ठीक है, 3 ईयर्स का भी निकलता है, 2 ईयर्स का भी निकलता है, 5 ईयर्स का भी निकलता है, 4 ईयर्स का भी निकलता है, और 7 ईयर्स का भी ये इसको निकाला जाता है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो देखते हैं अपन। त्रिवर्षीय चल माध्य यानी 3 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीन वैल्यूज का क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा, और उसमें 3 का डिवाइड दे दोगे तो क्या निकल जाएगा, 3 ईयर्स एवरेज। देखिए कैसे, a + b + c, यानी यहाँ पर आपने 3 का डिवाइड दिया, a + b + 3 c, इसमें 3 का डिवाइड दोगे तो एवरेज निकल जाएगा। फिर क्या दोगे, b + c + d, इसमें यानी a को छोड़ दोगे,
फिर 3 वैल्यूज़ ले लोगे, फिर आप क्या छोड़ दोगे, इसमें बी को छोड़ दोगे, फिर 3 वैल्यूज़ ले लोगे। तो ऐसे आप क्या निकालते जाओगे, एवरेज निकालते जाओगे। और ऐसे ही 5 वर्षीय में कैसे होता है, यानी 5 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकालते हो, ऐसे लेके ई तक के आप जोड़ लगाइए संख्याओं का, ठीक है, नंबर्स का, और 5 का डिवाइड दे दीजिए। फिर आप 1 को छोड़ दीजिए, फिर 5 का डिवाइड दे दीजिए, 5 वैल्यूज़ को ले लीजिए नेक्स्ट वाली, फिर आप क्या कर लीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट 5 ले लीजिए और इसमें 5 का डिवाइड दीजिए। ये आगे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ ताकि आपको आसानी से मूविंग एवरेज समझ में आए। अब देख लेते हैं, अपन एग्जांपल देख लेते हैं इनका। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ईयर ले लिया और वैल्यू ले ली, ठीक है। ईयर ले लिया 2000 से 2007 तक का, और वैल्यू ले ली 2, 3, 4, 6, 5, 9, 12 और 15। अब 3 ईयर्स का अपन क्या निकाल रहे हैं, मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, फर्स्ट में 3 ईयर्स का नहीं निकलेगा क्योंकि ऊपर वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैंने 3 ईयर्स का निकाल रहा हूँ, तो 2 + 3 + 4, इन तीनों को क्या कर लिया मैंने, ऐड कर लिया। इन तीनों को ऐड कर लिया और बीच में लिखेंगे इनके एवरेज, क्या लिखेंगे, इनके बीच में लिखेंगे। तो इन तीनों का टोटल करके यहाँ बीच में लिखोगे, ठीक है। तो 2 + 3 + 9, ये हो गया टोटल, इनका हो गया 9, ठीक है। 9 में 3 का डिवाइड दोगे तो मूविंग एवरेज क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आ गया समझ में। ऐसे ही नेक्स्ट क्या करोगे, 2001 से लेके 2003 तक का क्या कर लोगे आप, टोटल कर लोगे। 2003 तक का आप टोटल कर लेना, 3 + 4 + 6 और बीच में लिख दोगे, ठीक है। 2002 के बिल्कुल सामने आ जाएगा 13, इन तीनों को ऐड करोगे, 13 में 3 का डिवाइड दे दोगे 4.33। ऐसे आप इनको कैलकुलेट करते जाओ एक एक को छोड़ के, और बीच में लिखते जाओ। जैसे मैंने इन 3 का टोटल ले रहा हूँ अब 4, 6 और 5 का, 4, 6, 5 का लूँगा तो बीच में लिखोगे आप 6 के सामने लिखोगे, यानी 2003 के सामने लिखोगे। 4 + 6 + 5 कितना हुआ, 15। 15 में 3 का डिवाइड दोगे तो मूविंग एवरेज कितना आ जाएगा, 5। तो आप ऐसे इनको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आगे चलता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा जितना बताया। अब आता है प्रगामी माध्य, प्रोग्रेसिव एवरेज। प्रोग्रेसिव एवरेज क्या होता है, इसको थोड़ा सा सिंपल है, ये भी बहुत ईजी है, समझ लीजिए। ये माध्य भी समांतर माध्य पर ही आधारित होता है, ठीक है। इसका प्रयोग किसी भी व्यापार के प्रारंभिक वर्षों में क्या निकालते हैं अपन, औसत या लाभ निकालते हैं, मृत्यु दर निकालते हैं कोई भी, तो उससे रिलेट करता है ये, उसमें काम में आता है। इसमें क्या करते हैं अपन, इसके अंतर्गत क्या बनाते हैं, सीए बनाते जाते हैं, ठीक है। सीए बनाते जाते हैं और हर साल क्या निकालते जाते हैं अपन, यानी हर बार क्या निकालते जाते हैं, उस सीएफ का एवरेज निकालते जाते हैं। जैसे 1 साल की बनी सीएफ तो 1 साल का एवरेज निकाल लोगे, 2 साल की बनी सीएफ तो 2 साल का एवरेज, 3 साल की सीएफ बनी 3 साल का एवरेज। समझ में आ गया। ये आपको दे रखा है ईयर, क्या दे रखा है, ईयर। देखिए समझिए इसको, एग्जाम्पल देखिए, ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, यानी मूविंग एवरेज क्या, प्रोग्रेसिव एवरेज निकालना है आपको। तो प्रोग्रेसिव एवरेज के लिए क्या बनाओगे आप, सीए बनाओगे प्रोग्रेसिव में। तो आप देखिए पहले 200 ले लिया आपने, 200 डिवाइडेड 1 किया तो क्या आ गया आपका, पहले साल का क्या आ गया आपका, प्रोग्रेसिव एवरेज। ऐसे ही क्या करोगे, फिर 150 है, इसको ऐड कर दीजिए 200 में, 350 हो जाएगा। 350 कितने साल का हो गया, 2 साल का, यानी 350 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 175 आपका आ जाएगा प्रोग्रेसिव एवरेज। इसी के साथ 3 ईयर्स का निकालोगे, यानी 2001 से लेके 2003 तक का, तो तीनों सालों का प्रॉफिट जोड़िए, कितने आ जाएगा सीएफ, 650। यानी ये सीएफ बनती जाएगी, इनको ऐड करते जाओ एक एक को। पहले 200 आया, फिर 150 ऐड किया तो 350 हो गए, फिर 300 ऐड किया 650 हो गए, फिर 650 में 200 ऐड किया 850 हो गए। मैंने सीएफ बनाना आपको बता दिया था पहले भी, आप लेक्चर्स देखिए, आसानी से समझ में आएंगे। और इनको कैसे करते जाओगे, जैसे ये 1 साल का है तो 1 से डिवाइड दिए, 2 साल का है तो 2 से डिवाइड करके निकाल लिया, ये 3 साल का है 3 से डिवाइड, ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हो, प्रोग्रेसिव एवरेज निकाल सकते हो। आई होप आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, अच्छे से मैंने बता दिया है आपको। अब देखिए इसके बाद आता है आपका कंपोजिट एवरेज। कंपोजिट एवरेज क्या होता है वो देख लीजिए। कंपोजिट एवरेज का मतलब होता है कंबाइंड एवरेज। एक प्रकार से मैं बोलूँ कि एवरेजों का एवरेज क्या होता है, कंपोजिट एवरेज। यानी विभिन्न प्रकार के समांतर माध्य मिलेंगे आपको, उन समांतर माध्यों का भी अपन क्या निकाल लेते हैं, समांतर माध्य निकाल लेते हैं। तो वही क्या होता है आपका कंपोजिट एवरेज होता है, यानी संगठित माध्य होता है। वही क्या होता है आपका संगठित माध्य होता है।
यानी विभिन्न समांतर माध्यों के समांतर माध्य को क्या कहा जाता है, कंपोजिट एवरेज। जैसे आपका समांतर माध्य 1 2 3 ये 4 ऐसे 100n तक है, तो नंबर ऑफ आपकी क्या निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मीन्स देख लीजिए कितने हैं ये समांतर माध्य का, उनका नंबर लिख लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईयर ले लीजिए, 2001 का आपका समांतर माध्य था 2000, ठीक है। 2002 का आपका समांतर माध्य था 5000, 2003 का था आपका समांतर माध्य जो वेजेज का था वो 8000 था, यानी अर्थमेटिक मीन आपका 8000 था। 2004 का था 11000 का अर्थमेटिक मीन था, और 2005 का तो जो वेजेज का अर्थमेटिक मीन था वो 15000 था। मैंने इन सभी का क्या ले लिया, टोटल ले लिया, और टोटल लेके इनका कंपोजिट एवरेज निकाल लिया, और ये एवरेज निकल के आया 8200। आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। विकास क्लासेस में आपने बहुत बहुत समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम क्या मिले, नोटिफिकेशन मिले। और आज का लेक्चर आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का था, तो आज आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इसके बाद अपना डिस्पर्जन के लेक्चर चलेंगे, इसके बाद डिस्पर्जन चलेगा, कोरिलेशन चलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, धन्यवाद।